जय हिंद। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के हम 5 प्रैक्टिस सेटों के व्याख्यात्मक हल कर चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश जन समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा या फिर राष्ट्रभाषा? संविधान में वर्णित भाषा संवैधानिक भाषा कहलाती है। आम जनजीवन की भाषा को जनभाषा कहते हैं। दो भिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा संपर्क भाषा होती है। लेकिन देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस देश अर्थात जिस देश में बोली जा रही है राष्ट्रभाषा कहलाती है। यद्यपि राष्ट्रभाषा, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा कहने के लिए कई मानक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण मानक हैं। अधिकांश जनसमूह अर्थात बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और दूसरा महत्वपूर्ण मानक है विस्तृत भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर होगा चौथा। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्वीकृत किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है, और जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थीं। उसके बाद 4 भाषाओं को जोड़ा गया। हालांकि उससे पहले एक भाषा मणिपुरी को जोड़कर 15वीं भाषा बनाया गया, लेकिन 3 भाषाएं और जोड़ करके फिर उसमें 18 भाषाएं हो गईं। सन 2003 में जब 92वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गईं। अर्थात पहले 14 थीं, फिर 18 हुई, उसमें 4 और जोड़ी गईं, तो कितनी हो गई? 22। 2003 में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 3, हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? गिलक्राइस्ट, टीबी टंडन, पीडी टंडन, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रहरी पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। हालांकि गिलक्राइस्ट का और कामता प्रसाद गुरु का भाषा विज्ञान, हिंदी अर्थात भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन भाषा के प्रहरी पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या रामचंद्र वर्मा। हिंदी शब्दानुशासन बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है भाषा विज्ञान की दृष्टि से, जिसको किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अर्थात
देवनागरी लिपि में केवल हिंदी भाषा ही नहीं लिखी जाती, और भी भाषाएं लिखी जाती हैं। और निम्न में से यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और गुजराती न सिर्फ देवनागरी में लिखी जाती है बल्कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली पहली भाषा है। भले ही भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकृत किया गया है, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि देवनागरी में सबसे पहले हिंदी लिखी गई। सबसे पहले देवनागरी में लिखी गई अगर यदि कोई भाषा थी तो वो थी गुजराती। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर अर्थात आधा स्वर कौन है? पूरी वर्णमाला में यानी 52 अक्षरों में किसको आधे स्वर की संज्ञा दी गई है? तो संपूर्ण वर्णमाला में या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। यद्यपि अंत्यस्थ व्यंजन में 2 वर्ण और हमें मिलते हैं रा और ला, तो रा को प्रकंपित और ला को पार्श्विक और लुंठित वर्ण कहा जाता है, लेकिन अर्ध स्वर की संज्ञा या और वा को ही दी जाती है। प्रश्न संख्या 7, कारतूस शब्द किस भाषा का शब्द है? हमारी हिंदी में न सिर्फ हिंदी और संस्कृत, क्योंकि हिंदी का जो विकास हुआ वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट से होते होते हमारी हिंदी तक पहुंचा। इन भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के शब्दों को हमने ग्रहण किया। इसीलिए हिंदी की लिपि अर्थात देवनागरी लिपि को लचीली लिपि भी कहा जाता है। लचीली अर्थात हमें जो भी इसमें त्रुटियां लगती हैं, जो भी कमियां लगती हैं, उन्हें हम सुधारने में बिल्कुल देरी नहीं करते, और जो चीज़ें हमें लगता है कि इसमें जुड़ जानी चाहिए उन्हें हम सहजता से जोड़ भी लेते हैं। इसी क्रम में हमने बहुत सारी भाषाओं से शब्द लिए, अरबी, फारसी, पोस्त, फ्रेंच, तुर्क, डच, अंग्रेजी, जापानीज, चाइनीज, अनेक भाषाओं से। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि कारतूस शब्द किस भाषा का है? तो कारतूस शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया। हालांकि फ्रेंच भाषा से हमने रिपोर्टाज लिया, अंग्रेज शब्द लिया, कूपन भी लिया, लेकिन कारतूस भी हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच भाषा से लिया। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। वे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक खंड हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अर्थात 2 सार्थक खंड होने के बावजूद भी वे किसी एक अर्थ के लिए ही जाने जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात दशानन, दस और आनन दोनों का स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन दशानन कहते एक रूढ़ अर्थ रावण याद आ जाता है। पंकज, पंक और जा यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन पंकज कहते ही कमल का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जिनके 2 सार्थक खंड हों, अर्थात जो यौगिक हों फिर भी एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम अर्थात तत् धन सम,
सम अर्थात समान, तत् अर्थात उसके, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं या वे शब्द जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं ठीक वैसे ही जब हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अचरज, आश्चर्य, इज्जत, आम में तत्सम शब्द हो जाएगा आश्चर्य। अचरज का ही तत्सम शब्द है आश्चर्य। इज्जत हमने विदेशी अर्थात उर्दू परंपरा से लिया है तो यह विदेशी शब्दों की श्रेणी में आता है। और आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। अर्थात इन विकल्पों में यानी जो स्क्रीन पर विकल्प नजर आ रहे हैं उनमें तत्सम शब्द है आश्चर्य। उत्तर है विकल्प दूसरा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव अर्थात तत्धन भव, भव अर्थात बदलना या बिगड़ना, तत् अर्थात उसके, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज एज ज्यों के त्यों लिए गए हैं लेकिन उनका रूप बदल गया है, विकृत हो गया है, वही शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। कदली का तद्भव केला होता है अर्थात कदली शब्द तत्सम है। गेहूं तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तद्भव तत्सम होता है गोधूम। और उपाध्याय का तद्भव होता है ओझा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा अर्थात गेहूं। प्रश्न संख्या 11, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ई, धानी, आनी या फिर नी। सावधान शब्द में ई प्रत्यय लगाने से सावधानी शब्द बन जाता है अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। क्योंकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं इसीलिए सावधान में ई प्रत्यय जोड़कर सावधानी शब्द का निर्माण किया गया। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के प्रारंभ में या इनमें से कोई नहीं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आदि में, पूर्व में या प्रारंभ में लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और ऐसे शब्द जो शब्द के अंत में, पीछे या पश्चात लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हालांकि विश्व की यदि भाषाओं की हम बात करें तो ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनमें प्रत्यय आगे, मध्य में और पीछे यानी तीनों ही स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। अगला प्रश्न, आमिष का विलोम क्या होगा? सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। आमिष का विलोम होगा निरामिष जबकि मांसाहारी का विलोम शाकाहारी। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अशोक, घोटक, सैंधव्य, हाय। यदि अशोक के स्थान पर अश्व शब्द होता तो यह निश्चित रूप से घोड़े का पर्यायवाची हो जाता। घोटक, सैंधव्य, हाय ये सब या तुरंग ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चंद्रोदय में कौन सी संधि है?
यदि हम विच्छेद करें तो हमारा विच्छेद हो जाएगा। देखिए, विच्छेद करने का सबसे सरलतम और सबसे सटीक तरीका जो है वो ये है कि हमारे पास जो भी शब्द हैं हम उसका वर्ण विन्यास कर लें। आधा द, र, ओ और उसके बाद द, अ और य। अगर ओ को हटा दिया जाए या ओ को हम रेखांकित कर लें तो हमारे पास जो शब्द बनता है वो बनता है चंद्र, लेकिन इसमें से आधा रहेगा, अर्थात राबी कैसा हो जाएगा, आधा। अब यदि हमको नियम याद हैं तो आ की संधि ऊ से होती है, अर्थात छोटे ऊ या बड़े ऊ से, तो वहां पर गुण संधि होती है। और यदि चंद्रधन उदय कर दिया जाए, चंद्रधन उदय अर्थात आ की संधि ऊ से कर दी जाए तो परिवर्तन ओ में होगा और ऐसा परिवर्तन गुण संधि के अंतर्गत होता है। यड़ संधि में तो ए, ई, उ और रे भिन्न स्वरों से मिलती हैं और वृद्धि संधि में आ की संधि ए, ऐ और ओ, औ से होती है। जबकि दीर्घ संधि में जो हिरस्य स्वर होते हैं अर्थात अ, ए, ओ, रे अपने सजातीय स्वरों से, फिर चाहे वो हिरस्य हों और चाहे वो दीर्घ हों, से मिलते हैं। तो चंद्रोदय में संधि होगी गुण संधि, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 16, अन्यान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्य धन अन्य अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। अन्य, यदि अन्य को अर्थात यहां पर जो होगी वो होगी दीर्घ संधि, क्योंकि या का आ और इधर भी आ मिलकर के बड़े आ में परिवर्तित हो गया और शब्द बन गया अन्यान। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 17, कठपुतली में कौन सा समास होगा? कठपुतली खिलौने की ही एक प्रजाति कह सकते हैं, जिसको हाथ में पहन करके या डोरी के माध्यम से, पतली सी रस्सी के माध्यम से नृत्य पेश किया जाता है उन कठपुतलियों का। तो जो कठपुतली होती हैं, यदि उसका सामासिक पद किया जाए तो सामासिक पद होगा काठ की बनी हुई पुतली, अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि तत्पुरुष समास वहां होता है जहां विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जिस विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वही तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह के आधार पर भेद बन जाता है। काठ की पुतली अर्थात संबंध विभक्ति चिन्ह का, की, के का लोप हो रहा है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 18, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? अर्थात सामासिक पद बनाते समय विशेषण विशेष्य का प्रयोग कहाँ होता है? विशेषण जो किसी की विशेषता बताएं, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। तो उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध कर्मधारय समास के अंतर्गत होता है। तत्पुरुष समास में तो विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द
शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप या हस्ते छप। तो शुद्ध शब्द होता है हस्तक्षेप, अर्थात किसी के काम में इंटरफियर करना, अपना हाथ भी प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से अल्प विराम शब्द को पहचानिए। अल्प विराम वे विराम चिन्ह होते हैं जहां बहुत थोड़ी जगह के समय के लिए रुका जाता है। तो विकल्प ए में जो हल्का सा कॉमा लगा हुआ है उसी को कहते हैं अल्प विराम, जबकि दूसरे नंबर पर विकल्प बी में विस्मयादिबोधक चिन्ह है जो कि भावनाओं के आवेग या भावनाओं को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। तीसरे नंबर पर त्रियंक चिन्ह है जहां हम कहते हैं अंग्रेजी में स्लैश, और विकल्प डी में समतुल्य चिन्ह है जिसे गणितीय भाषा में बराबर कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो विभक्तियां आती हैं उन्हें हम विश्लिष्ट कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? कर्ता अर्थात सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में या आज्ञार्थ में। तो लिंग के अनुसार, कर्ता के लिंग के अनुसार जो परिवर्तन नहीं होता वो आज्ञार्थक में नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि मैंने कहा वह जाता है या राम जाता है, तो राम पुल्लिंग है इसीलिए जाता, और कहा जाए सीता जाती है तो वो स्त्रीलिंग है, फिर भी क्रिया परिवर्तित हो गई। ठीक इसी भांति अगर ताथा तिथि में लगाएंगे तो भी परिवर्तन हो जाएगा, और यदि भविष्य में अर्थात राम जाएगा और राम जाएगी, क्रिया का रूप वहां भी परिवर्तन हो गया। लेकिन यदि आज्ञा दी जाए, राम को आज्ञा दी जाए कि बन जाओ, और यही आज्ञा सीता को भी दी जाए कि सीता बन जाओ, तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 23, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली, ये टाइपिंग मिस्टेक है, शब्द है, वाक्य में काली शब्द है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो भाई राम की गाय, और गाय की विशेषता है वो काली है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। राम और गाय दोनों संज्ञा हैं और बहुत प्रविशेषण है। हालांकि इस वाक्य में क्रिया की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्रिया दी भी नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी के गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है, उसकी भावनाएं भी आती हैं। चतुराई, लड़ाई और पढ़ाई तीनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किंतु मिठाई वस्तु का नाम है, खाद्य वस्तु का नाम है, तो इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मिठाइयों में भी बहुत सारे अलग अलग लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन आदि आदि प्रकार होते हैं। उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 25,
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। लिंग किसी भी शब्द का पता लगाने के लिए पर्टिकुलर शब्द अर्थात जिस शब्द का लिंग का बोध करना है, शब्द का वाक्य प्रयोग करके देख लेना उचित होता है। जैसे पंडित आ गए, हंस उड़ गया, आचार्य चले गए, लेकिन ऋतु आ गई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋतु। हालांकि शुद्ध वर्तनी में अगर लिखा जाए तो ऋतु की शुद्ध वर्तनी यह होती है। प्रश्न संख्या 26, कौन सा शब्द निम्नांकित में से जातिवाचक शब्द नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। जवान संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, अर्थात एक उम्र विशेष के व्यक्ति। बालक भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, और मनुष्य तो संपूर्ण जाति होती ही है। लेकिन कोई वस्तु सुंदर है अथवा नहीं, ये भावनात्मक यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? अर्थात वे शब्द जो वस्तु, स्थान, भाव और विचार के बारे में ज्ञान कराएं, के बारे में जानकारी प्रदान करें, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ते हैं कि वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए अर्थात संज्ञा और सर्वनाम को विशेष भी कहते हैं, जब विशेषण की बात हो रही हो तब। हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। के लिए कारक चिन्ह किस विभक्ति का चिन्ह है? तो कर्म का कारक चिन्ह होता है को, संबंध का की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अपादान का कारक चिन्ह से होता है किंतु अलगाव के अर्थ में, जैसे वह मुझसे रूठ गया, पत्ते पेड़ से गिर गए। के लिए कारक चिन्ह संप्रदान के लिए आता है, अर्थात मैंने उसके लिए यह खरीदा। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 29, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदरकारी, आदर पूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो आदरणीय विशेषता है, जैसे हमने कहा आदरणीय यानी आप आदर के योग्य हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 30, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, भाव, वाच्य, पुरुष आदि किसी भी आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो
हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 31। मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। वाक्य में बड़ा शब्द क्या है? मोहन की विशेषता है कि वो ईमानदार है, लेकिन ईमानदार की विशेषता है कि वो बहुत या बड़ा ईमानदार है। वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो जो बड़ा शब्द है वो ईमानदार की यानी ईमानदारी की भी विशेषता बता रहा है, उस विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प डी, चौथा, प्रविशेषण। वह खाने लगा वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली संयुक्त क्रिया होती है। ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं द्विकर्मक क्रिया होती है। कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवा ले उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जब एक साथ एक से अधिक क्रियाएं घटित हों तब वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राम खाता है या वह खाता है, तो है सहायक क्रिया का उदाहरण है। राम श्याम के साथ पिज्जा खाता है, तो पिज्जा और श्याम दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं तो द्विकर्मक क्रिया है। राम श्याम को खिलवाता है, तब वहां प्रेरणार्थक क्रिया है। अब यहां वाक्य में दिया है कि राम खाने लगा, अर्थात खाना और लगा दो क्रियाएं हो गई, तो इस स्थिति में यहां पर संयुक्त क्रिया होगी। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है और क्रिया विशेषण के हालांकि तीन महत्वपूर्ण आधारों पर भेद किए जाते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब क्योंकि प्रश्न में यह पूछा ही नहीं है कि किस आधार पर है, ऐसी स्थिति में हमारा सामान्य उत्तर होता है 4। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतवाचक और परिमाणवाचक। प्रयोग और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: मूल, यौगिक, स्थानीय। तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा विकल्प दूसरा। प्रश्न संख्या 34। उससे अब अकेले नहीं सहा जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? बात नहीं, यहां होगा वाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हो वहां कृतवाच्य होता है। जहां क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो वहां कर्मवाच्य होता है। लेकिन जिस वाक्य में कर्ता की भावनाएं हावी हो जाएं या भावनात्मक रूप से बात कही जाए
वहाँ भाववाच्य होता है। तो सहा नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। हालांकि पहचानने की, यदि हम ट्रिक फॉर्मेट की बात करें कि ट्रिक क्या होगी, तो जो भाववाच्य होते हैं उनमें सबसे पहले कर्ता के बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और अधिकांश वाक्य नकारात्मक होते हैं और सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 35। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वह वंचित रह जाता है। उपर्युक्त वाक्य रचना या बनावट के आधार पर कैसा वाक्य है? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जब एक कर्ता के साथ एक क्रिया प्रयुक्त हो वहां सरल वाक्य होता है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हो या जहां 2 स्वतंत्र वाक्य निर्माण होने की संभावना हो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। यदि एक प्रधान वाक्य पर एक या एक से अधिक उपवाक्य या आश्रित वाक्य आश्रित हों या जुड़े हों वहां मिश्र वाक्य होता है। मजदूर मेहनत करता है अपने आप में एक वाक्य है, उसके लाभ से वंचित रह जाता है, यह भी एक वाक्य है और इस 2 वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को किंतु अव्यय से जोड़ा गया है। अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 36। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 8। रचना या बनावट के आधार पर 3, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। इन 8 वाक्यों के भेदों की यदि बात की जाए तो विधिवाचक, निषेधात्मक या नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थ, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक आदि वाक्य आते हैं। प्रश्न संख्या 37। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो वह अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा की गई हो वह प्रत्याशित होता है। जो संभव ही न हो वह असंभव होता है और जब कोई आशा ही ना हो वह निराशा होती है। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे पार्थिव कहते हैं। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प दूसरा। यूपी पुलिस में हिंदी के 38 प्रश्नों को ही सॉल्व किया जाता है, इतने ही प्रश्न होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5 को हम यहीं रोकते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के
इसे पुनः सॉल्व कर सकते हैं और इसके उत्तर भी आपको वहीं टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।